बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नर्वस सिस्टम। स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स ऑफ नेक। तो जो नेक के अंदर दो तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, इंटीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर ट्राइंगल। अब नेक के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है, हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। और एक और बात रट्टा मार लेना कि स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस इन दोनों को स्पाइनल एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है। तो आपके नेक के अंदर एक मसल पड़ा हुआ होता है, दिस मसल इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। ये मास्टॉइड प्रोसेस से लेकर स्टर्नम तक जाता होता है, दैट इज व्हाई दिस इज स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। अब वो ट्राइंगल जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के आगे पड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं हम एंटीरियर ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के पीछे पड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो अगर आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ, दिस इज द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड से आगे जो पड़ा हुआ होगा वो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक होगा, जो उसके पीछे पड़ा होगा वो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक होगा। अब जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है उसकी बाउंड्री शो की हुई है। सबसे पहले ये देखो कि इसके सामने क्या होता है, इसके एंटीरियरली मिड लाइन ऑफ नेक है, मिड लाइन ऑफ नेक एंटीरियरली होता है। पोस्टीरियरली स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर होता है, सुपीरियरली इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। इसके जो एपेक्स होती है वो नीचे होती है, जुगलर नॉच ऑफ स्टर्नम के लेवल पे होती है, क्लियर। और इसके जो रूफ है, छत है, वो सुपरफिशियल और डीप फेशिया से बनती है। अब जो सुपरफिशियल फेशिया होता है उसमें प्लेटिज्मा होता है, और जो डीप फेशिया होता है उसमें इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। और जो फ्लोर है वो प्री ट्रैकियल फेशिया से बनेगा। फ्लोर किससे बनेगा? प्री ट्रैकियल फेशिया। और जो प्री ट्रैकियल फेशिया हमने बताया था कि इसकी मस्कुलर लेयर होती है और विसरल लेयर होती है। जो मस्कुलर लेयर थी वो इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल को कवर करती है, और जो विसरल लेयर होती है ये थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया और इसोफेगस को कवर करती है, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है उसके आगे मजीद सब डिवीजन होती है, लाइक इस डायग्राम में था। इस डायग्राम में अगर आप देखो इसके आगे मजीद सब डिवीजन होती है, आगे मजीद ट्राइंगल्स बनते हैं। लाइक यहाँ पर डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, सबमेंटल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम में देखो, ठीक हो गया। तो इसके मजीद पोर्शन होते हैं इसके एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक के, वो कौन कौन से होते हैं? इसका मिमोनिक होता है, क्लियर। इसका मिमोनिक है SADCM। वैसे बहुत फजूल सा मिमोनिक है, तो इसको मिमोनिक को आप छोड़ दो। इसके अंदर मजीद चार ट्राइंगल आते हैं, कैरोटिड ट्राइंगल, सबमेंटल ट्राइंगल, डाइगेस्टिक ट्राइंगल और मस्कुलर ट्राइंगल, ठीक हो गया। तो जो आपका सब मैंडिबुलर ट्राइंगल होता है इसको आप डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये डाइगेस्ट्रिक मसल से बनता होता है। इसके बाद जो मस्कुलर ट्राइंगल होता है वो आपका मिड लाइन में पड़ा हुआ होता है, सब मेंटल जो कि मैंडिबल के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ होता है, और जो कैरोटिड होता है इसमें कैरोटिड शीथ वगैरह आपको देखने को मिलती होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिलते होते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक बात रट्टा मार लेना कि जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड से आगे पड़ा हुआ होता है, और इसके आगे मजीद चार सब डिवीजन होती है, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, कैरोटिड और मस्कुलर। अब इसकी क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा होता है, इसके अंदर कैरोटिड वेसल्स पड़ी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी पड़ी होती है और इंटरनल जुगुलर वेन पड़ी होती है, दीज आर इंपॉर्टेंट वेसल्स। इसके अलावा 9वीं 10वीं नौवीं नर्व को क्या बोलते हैं आप? ग्लोसोफरेंजियल। स्पेसिफिकली 10वीं 11वीं और 12वीं नर्व पड़ी हुई होती है, और इसके अलावा लिम्फ नोड्स भी आपको देखने को मिलते होते हैं। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने कैरोटिड आर्टरी तक एक्सेस करना है या इंटरनल जुगुलर वेन तक एक्सेस करना है तो आप इसी ट्राइंगल के जरिए आप जाओगे, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। यानी एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में क्या क्या कंटेंट थे? कैरोटिड आर्टरी थी, इंटरनल जुगुलर वेन थी, इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स थे, 10वीं 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व यहाँ पर मौजूद होती है। इसके अलावा सर्वाइकल प्लेक्सिस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक के बारे में पढ़ लेते हैं। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। तो जो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक होता है ना, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, ये क्या पड़ा होता है? ये स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ होता है, क्लियर। यानी इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री होती है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के एंटीरियर
आगे यानी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड आगे पड़ा हुआ ना, तो उसके इंटीरियरली क्या होगा, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, पोस्टीरियरली ट्रापीजियस मसल होता है और इंफीरियरली क्लैविकल आपको देखने को मिलता है। क्लियर। और इसका जो रूफ है, वंस अगेन इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, और इसका फ्लोर है वो मसल से बनता है, खास तौर पर स्क्लेनी मसल से बनता होता है। अब इसकी आगे मजीद सब डिवीजन होती है, एक ऑक्सीपिटल ट्राइंगल होता है और दूसरा सब क्लेवियन ट्राइंगल होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से, यस, अगर आप यहाँ पे देखो, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से पीछे जो ट्राइंगल है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक होता है। अब जो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है, उसको आगे डिवाइड करने वाला जो मसल है उसका नाम है इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड। जो इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड है उसको दो में डिवाइड करता है, ऑक्सीपिटल ट्राइंगल और आपका सब क्लेवियन ट्राइंगल। अब इसके कुछ कंटेंट क्या होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट वेसल होती है वो सब क्लेवियन आर्टरी है और एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है वो स्पाइनल एसेसरी नर्व है, स्पाइनल एसेसरी नर्व। क्लियर। और इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं वो सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड होते हैं। तो उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी करते हैं, लिम्फ नोड को क्लियर करते हैं, तो आप पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर स्पाइनल एसेसरी नर्व को भी उड़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस भी पड़ा होता है जो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सब क्लेवियन वेन भी है। दैट इज वाई आप सेंट्रल वीनस लाइन लगानी हो तो इसी के जरिए आप लगाते हो। तो क्या क्या डिफरेंस है इंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल में? एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के आगे पड़ा हुआ होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पीछे पड़ा हुआ होता है। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में जो इंपॉर्टेंट आर्टरी है वो कैरोटिड आर्टरी है, जबकि पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर सबक्लेवियन आर्टरी है। एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन है, पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। क्लियर। इसके अलावा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर सर्वाइकल प्लेक्सस है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस है। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में मजीद 4 सब डिवीजन होती है, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, कैरोटिड और मस्कुलर, जबकि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में ऑक्सीपिटल, सुप्रा क्लेविकुलर, जिसको सब क्लेवियन भी कहते होते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में कैरोटिड को एक्सेस करते हो और थायराइड ग्लैंड तक पहुंच जाते हो, जबकि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में ब्रेकियल प्लेक्सस तक आपने अप्रोच करना हो या फिर सब क्लेवियन वेन के अंदर एक्सेस करना हो। तो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की सिग्निफिकेंस हो गई है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रफियुल्ला। तो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है उसको दो में डिवाइड करने वाला इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड था, और इसके दो पोर्शन कौन कौन से थे? एक ऑक्सीपिटल ट्रायंगल था और दूसरा आपका ऑक्सीपिटल, और दूसरा था सुप्रा क्लेविकुलर, जिसको आप सब क्लेवियन भी कहते होते हैं। अब जो ट्रायंगल ऑफ नेक है उसको दो में डिवाइड करने वाला स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, जो इससे आगे पड़ा हुआ होगा वो होगा इंटीरियर ट्रायंगल, जो उसके पीछे पड़ा होगा वो पोस्टीरियर ट्रायंगल है। यानी एंटीरियरली क्या होगा, मिड लाइन ऑफ नेक है, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, और सुपीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल आता है। अब इसकी फर्दर 4 सब डिवीजन होती है। एक होता है कैरोटिड ट्रायंगल, सबमेंटल, सब मैंडिबुलर, जिसको डाइगेस्ट्रिक भी कहते हैं, और मस्कुलर ट्रायंगल। अब इनके दरमियान में होते हैं, इसके लिए आप डायग्राम देख लेना क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आएगा। इसके बाद है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो इसके पीछे क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल है और इंफीरियरली मिडल 1/3 ऑफ क्लैविकल होता है। अब इसके कंटेंट क्या होते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी, और सब क्लेवियन आर्टरी का स्पेसिफिकली थर्ड पार्ट, सब क्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट, और सब क्लेवियन वेन। और सब क्लेवियन वेन के अंदर आप क्या करते हैं, आप सीवीपी लाइन डालते हैं, सेंट्रल वीनस लाइन डालते होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल जुगुलर वेन है जो कि हार्ट फेलियर में इलाज हो जाती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट वैल्यू C5 से लेकर T1 तक होती है। इसके अलावा सर्वाइकल प्लेक्सिस के ब्रांचेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व, इसको 11वीं क्रेनियल नर्व कहते होते हैं। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है, और ये नर्व डैमेज होती है कौन से ऑपरेशन के अंदर, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर, या जब आप रेडिकल नेक डाइसेक्शन करते हैं, नेक के लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं, उसमें नर्व डैमेज हो जाती है। तो स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर पड़ी हुई होती है। क्लियर। तो एक पेशेंट है जिसको पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में ऑपरेट किया गया। याद करना, जब भी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में अप्रोच करोगे और
तो फिर नर्व कौन सी डैमेज होगी, स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज होगी। जब स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज होगी तो दो मसल की पैरालिसिस होती है, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और दूसरा ट्रेपीजियस। जब स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की पैरालिसिस होती है तो फिर आप अपने हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की पाल्सी के अंदर। जबकि अगर आपका ट्रेपीजियस की पाल्सी हो तो उस केस में आप अपने शोल्डर्स की श्रगिंग नहीं कर सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। या फिर आप ओवरहेड एबडक्शन नहीं कर सकते 90 डिग्री से ऊपर। 0 से लेकर 15 तक जो होती है वो सुप्रास्पाइनेटस करता है, 15 से लेकर 90 तक डेल्टॉइड करता है और 90 से ऊपर सिराटस इंटीरियर और ट्रेपीजियस करता है। जब आप ओवरहेड एबडक्शन नहीं कर पाते तो आप ना ही अपने बालों में कंघी कर सकोगे और ना ही आप कोई पेंटिंग या फिर कोई जो पेंटिंग कर सकते हो या फिर कोई पेंट वगैरह करना, ये भी नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद है बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो रट्टा मारना, इसका जो रूफ होता है ना पोस्टीरियर ट्रायंगल, चाहे इंटीरियर ट्रायंगल है चाहे पोस्टीरियर ट्रायंगल है, इसका जो रूफ है वो प्लेटिज्मा और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनता होता है। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। इसके बाद है शॉर्ट नेक है और स्टैब वूंड हुआ है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में। ठीक हो गया। शॉर्ट नेक वैसे टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है, वेब्ड नेक होती है। तो एक बात रट्टा मारना, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है वो ट्रेपीजियस बना रहा होता है और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले मसल का नाम है इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड। और ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। इसके बाद जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है उसकी दो सब डिवीजन होती है, ऑक्सीपिटल और सुप्राक्लेविकुलर इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड। तो जो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होता है उसके फ्लोर में एक आर्टरी जाती है, वो होती है वर्टिब्रल आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? वर्टिब्रल आर्टरी। अब नाम से लग रहा है वर्टिब्रल आर्टरी, इसका वर्टिब्रा से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है ना, वर्टिब्रल आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट आर्टरी है। इसका आ, ये आप ये ना ब्रेन को सप्लाई करती होती है, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन लाइक सेरिबेलम को, ब्रेन स्टेम को और ऑक्सीपिटल लोब्स को सप्लाई करती है। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, ये कौन सी आर्टरी से राइज करती होती है? वो सब क्लेविन आर्टरी से राइज करती है। कहाँ से राइज करती है? सब क्लेविन आर्टरी से राइज करती है। और फिर ये सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में जाती है, फोरामेन मैग्नम से एंटर होने के बाद बेस ऑफ स्कल में चली जाती है। जब इस स्कल में जाती है तो ये दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी के साथ मिलकर बेजिलर आर्टरी बनाती है और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं वर्टिब्रो बेजिलर सर्कुलेशन। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये किस आर्टरी से निकलती है? सब क्लेवियन आर्टरी से निकलती है, सब क्लेवियन आर्टरी से निकलती है। तो इसका अगर आपको रूट समझा दूं तो इसके चार पार्ट होते हैं, प्री फोरामिनल, फोरामिनल, एटलेंटल और इंट्राक्रेनियल। जो प्री फोरामिनल पार्ट होता है वो पार्ट जो कि फोरामिन में एंटर नहीं हुआ। कौन से फोरामिन में? ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा C2 से लेकर C6। ठीक हो गया। क्लियर। तो असल में ना वर्टिब्रा ऐसे पड़े होते हैं, सपोज ये आपका C6 है, ये आपका C2 है, इनके क्या होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। इनके क्या होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं, ट्रांसवर्स फोरामिना होते हैं। इन वर्टिब्रा के क्या होते हैं? ट्रांसवर्स फोरामिना होते हैं। सबसे पहले ये आर्टरी निकलती है सब क्लेविन आर्टरी से और ट्रांसवर्स फोरामिना में एंटर होने से पहले इसको बोलते हैं प्री फोरामिनल पार्ट, V1 भी बोलते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट C2 से लेकर C6 के दरमियान से गुजरता है और ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये जो पार्ट होता है ना, फिर ये पार्ट एटलस के पास से होता हुआ गुजरता है। एटलस, एटलस को बोलते हैं C1, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एटलेंटल। और फिर वहां से ये सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में पास करती है। फिर ये फोरामिन मैग्नम से पास करने के बाद ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाने के बाद दूसरी आर्टरी से फ्यूज करती है और इस आर्टरी को बोलते हैं बेजिलर आर्टरी। क्लियर। ठीक हो गया। क्या बोलते हैं उसको? बेजिलर आर्टरी बोलते हैं। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी की, उसका नाम सुना होगा, पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सेरिबेलम को सप्लाई करती होती है। क्लियर। जब इस आर्टरी का स्ट्रोक होगा तो पेशेंट को डिप्लोपिया, डिजीनेस, डिस्फेजिया, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेना।
तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है इसके 4 पार्ट होते हैं, V1, V2, V3, V4, सबक्लेविन आर्टरी से निकलती है, ट्रांसवर्स फोरामिना से पास करती है, बेसिलर आर्टरी में खत्म हो जाती है, फ्लोर ऑफ सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के अंदर मौजूद होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। इसके बाद है एक्शन ऑफ मसल्स, कुछ मसल्स के एक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब एक वर्ड पे फोकस करो, जीनियो। जीनियो का मतलब है टंग। तो जो जीनियो नहीं, जीनियो टंग नहीं होता। जीनियो वैसे लिटरली जीनियो वैसे जीनियल टुबरकल को भी बोलते होते हैं, ठीक हो गया। तो जीनियो वैसे चिन को बोलते हैं, जीनियो किसको बोलते हैं, चिन को बोलते हैं, जीनियो चिन को बोलते हैं, या फिर आप मैंडिबल वगैरह को कहते होते हैं, चिन को बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड ना दो मसल होते हैं चिन से जो अराइज करते होते हैं, एक है जीनियो ग्लोसस, एक है जीनियो हायोइड। तो जीनियो किसको बोलते हैं, जीनियो चिन को बोलते हैं। तो जीनियो हायोइड है, ये वो मसल है जो चिन को हायोइड बोन से जोड़ता है और ये स्वेल्विंग में पार्टिसिपेट करता होता है, जबकि जीनियो ग्लोसस ये चिन से टंग की तरफ जाता है, टंग की मूवमेंट करवाता है। तो जो जीनियो हायोइड है उसने करना क्या है, अब देखो जीनियो हायोइड ये मैंडिबल से हायोइड में जा रहा है, स्वाल्विंग करा रहा है, तो या तो मैंडिबल को नीचे रखेगा या हायोइड को एलिवेट करेगा, ठीक हो गया। मैंडिबल को नीचे खींचेगा और हायोइड को एलिवेट करेगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग आपको स्वाल्विंग देखने को मिलती होती है। इसके बाद है एक्शन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ने हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है जब आप रेजिस्टेंस अप्लाई करते होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है, उसको डिवाइड करने वाला इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड आ जाता है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं लंबर ट्रायंगल को, लंबर्स ट्रायंगल को, ठीक हो गया। अब जो लंबर्स ट्रायंगल है, लंबर्स ट्रायंगल ऑफ पैटिट, लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटिट, मुझे आपको डायग्राम दिखा देनी चाहिए इसकी, लेकिन फिर ये रीसेट हो जाएगा जो मैंने सेटिंग सारी की है, ठीक हो गया। लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटिट कहते हैं, जो कि लैटरल एब्डोमिनल वाल में देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। लंबर ट्रायंगल, तो जो लंबर ट्रायंगल होता है ना, लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटिट, ये बैक में देखने को मिलता है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटिट के अंदर एक हर्निया होता है, दिस इज कॉल्ड हर्निया ऑफ पैटिट। अब इसकी जो बाउंड्री होती है, इसके मीडियली या इसके एंटीरियरली क्या पड़ा होता है, लैटिस्मस डोर्साई मसल, ठीक हो गया, ओके। और इसके पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है। और इसके कहने का मतलब है इंफीरियरली इलियक क्रस्ट होती है और इसका फ्लोर है वो इंटरनल ओब्लिक मसल से बना हुआ होता है, क्लियर। तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। यहाँ पे उल्टा तो नहीं लिखा हुआ, या फिर मैं उल्टा बता रहा हूँ। इसने बताया है कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लंबर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय लैटिस्मस डोर्साई, पोस्टीरियर बॉर्डर लैटिस्मस डोर्साई से बनता है। आई थिंक वी शुड, हमें इंटरनेट कर लेना चाहिए। लंबर्स ट्रायंगल ऑफ नेक, लंबर ट्रायंगल नेक में नहीं होता, बैक में होता है, लंबर्स ट्रायंगल ऑफ पैटिट। तो जो लंबर्स ट्रायंगल ऑफ पैटिट होता है, इसकी आप बाउंड्रीज देख लो। लंबर्स ट्रायंगल ऑफ दिस इज नॉट अ गुड डायग्राम, इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है ये, कुछ डायग्राम है लंबर्स ट्रायंगल। तो इसके एंटीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक मसल पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पोस्टीरियरली लैटिस्मस डोर्साई है और इंफीरियरली इलियक क्रस्ट है और उसका फ्लोर इंटरनल ओब्लिक मसल से बना होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द पोटेंशियल साइट फॉर लंबर हर्निया, ठीक हो गया, क्लियर। और इसके अलावा आप सर्जिकल इंसिजन भी दे सकते हैं इस साइट के ऊपर, क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटिट, ये लैटिस्मस डोर्साई और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और इलियक क्रस्ट इसके दरमियान में देखने को मिलता है, यानी इसके आगे क्या पड़ा हुआ होता है, इसके आगे आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एंटीरियर एब्डोमिनल वाल का होता है और पीछे क्या है, लैटिस्मस डोर्साई, इंफीरियरली इलियक क्रस्ट होती है, फ्लोर इंटरनल ओब्लिक से बना हुआ होता है और इसकी ये सिग्निफिकेंस क्या है, हर्निया वगैरह देखने को मिलता होता है। इसके बाद है कि मसल फॉर डिमार्केशन ऑफ नेक। अब नेक की जो डिमार्केशन होती है उस मसल का नाम है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, लेकिन वो तो ऑप्शन में था नहीं, तो फिर आपने सक्लेनी मसल्स को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन बेस्ट आंसर जो होगा वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड होगा, क्योंकि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के आगे जो होता है वो इंटीरियर ट्राइंगल और पीछे पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है। अब जो सक्लेनी मसल्स होते हैं ये नेक की मूवमेंट कराते हैं, ब्रीदिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तीन तरह के होते हैं।
होते हैं, एंटीरियर, मिडल सेक्लेनी और पोस्टीरियर सेक्लेनी। क्लियर, तो ये बात रट्टा मार लेना, ऑप्शन वही रिपीट हो रहा है। अच्छा, लैंडमार्क मसल यूज टू पास सीवीपी लाइन। अब जिन लोगों ने सीवीपी लाइन पास की है तो उनको पता होगा कि जो लैंडमार्क यूज होता है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड होता है। अब सीवीपी लाइन के लिए सब क्लीवन आर्टरी, और सब क्लीवन आर्टरी कहाँ पड़ी हुई होती है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पीछे सब क्लीवियन ट्राइंगल में। ठीक हो गया, तो ये लैंडमार्क आपने यूज करना होता है। इसके बाद एक बाउंड्रीज आ गई है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड। तो ये कैरोटिड ट्राइंगल होता है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि एक डायग्राम देख लेना एटलस से, फिर आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि कौन सा ट्राइंगल किसके दरमियान में है, थ्योरी से समझ नहीं आता। इसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल में होता है, और जो डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल है ये एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और मैंडिबल के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। क्लियर, यानी डाइगैस्ट्रिक की बैलीज और मैंडिबल के दरमियान में होता है। इसके बाद है वो कौन सा मसल है जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सुपरफिशियल और डीप। एक बात रट्टा मारना कि जो आपके मेजर सलाइवरी ग्लैंड है वो तीन होते हैं, एक होता है सबमैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल। अब जो पैरोटिड है, पैरोटिड को सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर फेशियल नर्व होता है। फेशियल नर्व पैरोटिड को दो में डिवाइड करती है, जबकि माइलोहायोइड मसल ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड को दो में डिवाइड करता है। तो ये बात आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद एक न्यू बॉर्न है जिसको रिससिटेट किया गया और इंट्यूबेट किया गया। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि जो ब्रेथ साउंड है वो राइट साइड पर एब्सेंट सुनाई दे रही है। तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो ये हो सकती है कि या तो आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब से इसे इंसर्ट नहीं की, आपने लेफ्ट साइड पे चले गए, ये लेफ्ट कैरिना से होते हुए लेफ्ट ब्रोंकस में चले गए, जिसकी वजह से राइट साइड पे ब्रेथ साउंड का आना शुरू होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी नेक शॉर्ट थी। अब नेक शॉर्ट होने की वजह से क्या मैकेनिज्म होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि रेयर एमसीक्यू है। इसके बाद स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का क्या मेन फंक्शन होता है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ने नेक को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। क्लियर, तो ये बात रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि अगर आप कोई भी सर्जरी कर रहे हो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाएगी। जब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज होगी तो फिर आपका ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल इसका पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। इसके बाद है, ये सर्जरी की बात हो गई है, मोस्ट इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन टू द इंटरनल जुगुलर वेन। जब इंटरनल जुगुलर वेन जुगुलर फोरामिन को लीव करती है तो इसके साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी होती है। ठीक हो गया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक बात रट्टा मार लेना कि जब इंटरनल जुगुलर वेन, जब ये जुगुलर फोरामिन के अंदर होती है तो इसके साथ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पड़ी होती है, 9वीं 10वीं 11वीं नर्व पड़ी होती है। लेकिन जब ये जुगुलर फोरामिन को छोड़ देती है इसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो अगर सवाल पूछे जुगुलर फोरामिन के अंदर इसके साथ कौन सा स्ट्रक्चर है तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में भी होता है। अगर जुगुलर फोरामिन छोड़ दिया है तो फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलती है। और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को परफोरेट वगैरह करती है। अगर ये डैमेज होगी तो पर्सन अपने शोल्डर की श्रगिंग नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है एक्सेसरी नर्व डैमेज हो गई है। और साथ में अगर पेशेंट को टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस एनोफ्थाल्मोस है तो इसका मतलब है सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया डैमेज हो चुका है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर, तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन होते हैं फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से डिराइव्ड होते हैं और इनको सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है। अब ये चार मसल होते हैं, टेम्पोरालिस, मैजिटर, लैटरल और मीडियल टेरागॉइड। एक पेशेंट है जिसका मुंह नहीं खुल रहा तो कौन सा मसल पैरालाइज है? वो लैटरल टेरागॉइड मसल पैरालाइज है। अब इसका मिमोनिक बताया हुआ है, ये आपने मेरे साथ करके बताना है। आप बोलो एल, एल बोलो। जब आप एल बोलोगे ना तो आपका मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब है लैटरल टिरागाइड आपके मुंह को खोल रहा है। इट मेक्स सेंस। और अगर आप एम बोलो, एम 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 एम, तो आपका मुंह बंद हो रहा है तो आप एम ही बोला करो। फिर मीडियल टेरागाइड मुंह को बंद कर देता है। जो मैसेटर है वो आपके जा को एलिवेट करता है, जबकि टेम्पोरलिस रिट्रैक्शन भी करता है जा को। क्लियर, ओपन क्लोज एलिवेशन ये भी आ गया। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा यानी जा की सारी मूवमेंट आ गई है।
एलिवेशन, डिप्रेशन, ओपनिंग, क्लोयर। एक बात रट्टा मार लेना, अगर आपसे सवाल पूछे जा की रिट्रैक्शन, जा को पीछे की तरफ लेके आना, मैंडिबल को पीछे लेके आना, तो वो टेम्पोरालिस है, लेकिन आगे की तरफ लेके जाना तो वो लैटरल टीरागाइड होता है, लैटरल टीरागाइड। और मोस्ट कॉमन जो मसल डैमेज है या पैरालाइज्ड है, खास तौर पर टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट डिसलोकेशन में, तो वो लैटरल टीरागाइड है। जब लैटरल टीरागाइड डैमेज हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगी तो उसकी वजह से आप प्रोट्रियन नहीं कर सकते। पी से प्रोट्रियन है और एल से क्या रट्टा मारना है, एल से आपका मुंह खुल रहा है ना तो ओपन आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया है। एक 64 ईयर ओल्ड वुमेन है, अपना मुंह को खोल नहीं पा रही। मुंह को खोल नहीं पा रही क्यों? क्योंकि उसको टेटनस हो गया है। अब टेटनस में क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। टेटनस में क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। क्लियर? ठीक हो गया। और टेटनस मोस्ट कॉमन कैसे होता है कि अगर किसी को रगड़ शगड़ लग गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या कोई रस्टी नेल है, उसकी वजह से कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई का इन्फेक्शन हो जाएगा। और जो कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई है ये मिट्टी में होता है, डस्ट में होता है, एनिमल फीसिस में होता है। अगर पेशेंट को टेटनस होता है तो उसकी वजह से पेनफुल मसल स्टिफनेस होती है, मसल का स्पाज्म आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक हो गया। और जो टेटनस होता है ना, अगर आपके स्किन में कोई ब्रेक आ गया है, फॉर एग्जांपल स्किन में कट लग गया है या पंक्चर वुंड है, लाइक अगर रस्टी नेल की वजह से पंक्चर वुंड होता है या लैसिरेशन होती है, तो उसकी वजह से टेटनस का इन्फेक्शन होता है। और जो टेटनस है वो टेटनोस्पाज्मिन प्रोड्यूस करता है, और जो टेटनोस्पाज्मिन है वो क्या करवाएगा, लॉक जा करवा देगा। और लॉक जा को क्या बोलते हैं, लॉक जा को ट्रिस्मस बोलते हैं। लॉक जा को क्या बोलते हैं, ट्रिस्मस बोलते हैं। जिस पेशेंट का जा लॉक हो जाएगा उसके जा मसल स्टिफ हो जाएगी। जब जा मसल स्टिफ हो जाएगी तो अपने मुंह को ओपन नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रिस्मस। इसके अलावा और डिस्फेजिया आपको देखने को मिलता है। जो बैक है उसका, जो आपकी कमर है उसका एबनॉर्मल पोस्चर आ जाता है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ओफिस्थोटोनस। ओफिस्थोटोनस ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, टेटनस का वुंड को आपने क्लीन करना होता है। मेट्रोनिडाजोल या पेनिसिलिन जी आपने देनी होती है, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है, सीडेटिव्स आपने देने होते हैं। क्लियर? और वैक्सीनेशन दे सकते हो। तो मैंने पूरा टेटनस वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। बस एक बात रट्टा मार लेना, टेटनस में किस मसल का स्पैज्म होता है, तो वो लैटरल टीरागाइड है, जिसकी वजह से आपका मुंह नहीं खुल पाएगा। और लैटरल टीरागाइड टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट डिसलोकेशन में भी डैमेज हो जाता है। क्लियर? तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यार्निंग कर रहे हो, यार्निंग यानी जमाइयाँ ले रहे हो, मुंह को खोल रहे हो, तो लैटरल टीरागाइड को आप इस्तेमाल कर रहे हो, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद है कि वो कौन सा मसल है जो कि नेक ऑफ मैंडिबल और कैप्सूल ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट पे जाता है। टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट के ऊपर जो आपका मसल जाता होता है वो लैटरल टीरागाइड मसल जाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद है कि कौन सा मसल फॉरवर्ड ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। फॉरवर्ड ट्रैक्शन का मतलब है प्रोट्रियन, और जो प्रोट्रियन होती है ये लैटरल टीरागाइड से होती है। कौन सा मसल टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट को पार्शियली इंटरसेक्ट करता है और ये कैप्सूल पे जाके इंसर्ट होता है, तो वो लैटरल टीरागाइड होता है। क्लियर? वो कौन सा मसल है जो जा को क्लोज करता है, जो जा को क्लोज करता है वो कौन सा मसल है, वो आपका मैसेटर मसल है। मैसेटर मसल आपके जा को क्लोज करता है। इसके अलावा मीडियल टेरागाइड भी होता है। बस यहाँ पे उसने डिफरेंस थोड़ा अजीब सा बता दिया है कि वो कौन सा मसल है जो जा को क्लोज करता है, तो वो मैसेटर है। और वो कौन सा मसल है जो मुंह को क्लोज करता है, वो मीडियल टेरागाइड है। वैसे इसमें कोई सेंस नहीं है, आप जा को क्लोज करो आपका मुंह ही बंद होना है, तो इसमें मीडियल टेरागाइड और मैसेटर दोनों आ सकते हैं, तो ये कुछ नहीं है। इसके बाद है जो मैंडिबल की जो डिसलोकेशन है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट की डिसलोकेशन है, इसमें लैटरल टीरागाइड मसल पैरालाइज होगा। और इसकी जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन होती है वो इंटीरियर होती है। एक बात रट्टा मारना, शोल्डर ज्वाइंट की डिसलोकेशन भी इंटीरियर होती है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट की डिसलोकेशन भी इंटीरियर होती है। और आपका कहने का मतलब है हिप जॉइंट की डिसलोकेशन पोस्टीरियर होती है। जब शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। अगर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन होगी तो लैटरल टीरागाइड की पैरालिसिस होती है। और अगर हिप जॉइंट की डिसलोकेशन होगी तो शियाटिक नर्व की इंजरी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं।
और इसके अलावा आपने एक और बात रट्टा मार लेनी है, जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसके जो प्रोप्रियोसेप्शन किसको बोलते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन एक सेंसरी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। अब इसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो मैंडिबुलर नर्व से आती है, और जो न्यूक्लियस आता है इसको बोलते हैं हम मीजनसेफलिक न्यूक्लियस। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो मीजनसेफलिक न्यूक्लियस है ये सेंसरी होता है, क्लियर, और ये इनको सप्लाई करता होता है। प्रोप्रियोसेप्शन ये होती है कि आप अपनी पोजीशन बता सको, अपनी पोजीशन की परसेप्शन को बोलती है कि आप कैसे खड़े हुए हो और किस तरह से आप पोजीशन अलाइन करोगे। दिस इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन, क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था इससे रिलेटेड, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। डिस्क ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अटैचेस टू द कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल बाय विच लिगामेंट। तो कौन सा लिगामेंट होता है जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की आर्टिकुलर डिस्क को कॉन्डाइल से जोड़ता है? दिस इज कोलैटरल लिगामेंट। अब कोलैटरल लिगामेंट बहुत सारी जगह पे पढ़ना है आपने। थोड़ा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बारे में बता दूं, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, नाम से जाहिर है मैंडिबल को टेम्पोरल बोन से जोड़ता होता है। आप च्यूइंग करते हो, खाना चबाते हो, यानी जमाइयाँ लेते हो या बोलते शोलते हो, इसी जॉइंट के जरिए करते हो। अब ये जो जॉइंट होता है मैंडिबल के कॉन्डाइल के दरमियान में होता है, और आर्टिकुलर डिस्क होती है और जॉइंट कैप्सूल होता है, उससे बनता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और जब भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसऑर्डर होगा, आपको जा में पेन होगा, जा की लॉकिंग होती है, क्लिकिंग या पॉपिंग पोजीशन देखने को मिलती है, सर दर्द आपको देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। इसके बाद है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है? तो वो इसका आर्टिकुलर कैप्सूल होता है। जो कैप्सूल होता है वो स्टेबलाइज करता होता है, और स्टेबिलिटी के साथ अपनी पोजीशन पे रखना। अगर स्टेबिलिटी और पोजीशनिंग आ जाए तो आपने टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट लिखना है। तो लिगामेंट पोजीशनिंग और स्टेबिलिटी दोनों करता है, जबकि कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता होता है, क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद इनके फंक्शंस बताए हुए हैं मसल्स ऑफ मास्टिकेशन के। तो फंक्शंस ऑलरेडी मैं सारे बता चुका हूँ कि जो आपका ओपन करना है मुंह को तो वो लैटरल टेरागाइड होता है, अगर क्लोज करना है तो फिर आपका कहने का मतलब है कि मीडियल टेरागाइड है। अगर एलिवेशन आती है तो आपकी टेम्पोरलिस मैसेटर आ जाती है। टेम्पोरलिस रिट्रैक्शन भी करता है, लैटरल टेरागाइड प्रोट्रैक्शन भी करता होता है, क्लियर। तो ये सारे बता दिए हैं। तो जो टेम्पोरलिस मसल होता है ना, टेम्पोरलिस मसल टेम्पोरल फोसा ऑफ स्कल से निकलता है, और ये कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल पे जाके इंसर्ट होता है। इसके दो फंक्शन होती है, एलिवेशन और रिट्रैक्शन, एलिवेशन और रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल, क्लियर, ठीक हो गया। तो ये दो फंक्शन होते हैं। इसके बाद जो मैसेटर मसल है, मैसेटर मसल का फंक्शन क्या होता है? मैसेटर मसल ना चीक बोन से निकलता है, जाइगोमैटिक आर्च से निकलता है, और एंगल ऑफ मैंडिबल पे इंसर्ट होता है। तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? नंबर 1, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल को एलिवेट करना। नंबर 2, जॉ को क्लोज करना, जॉ को क्लोज करना विद स्ट्रॉन्ग बाइट। सबसे जो पावरफुल मसल है आपकी पूरी बॉडी में वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? वो आपका मैसेटर मसल है, सबसे पावरफुल है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है वाइल चूइंग, और मसल टेंडर भी है ऑन पाल्पेशन, तो जो पावरफुल मसल है वो आपका काम करना छोड़ गया है, दिस इज द मैसेटर मसल, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है अगर कोई पेशेंट को पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, तो पेन होता है किसके लिए? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, क्लियर। और जो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो स्किन होती है उसको सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक हो गया। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, सिक्रीटो मोटर फाइबर्स कैरी करती होती है, जबकि स्किन को सप्लाई करने वाली आपकी कौन सी होती है? स्किन को सप्लाई करने वाली ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है, क्लियर। ये बात आपने रट्टा मार लेना है। और ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व की वजह से एक सिंड्रोम भी होता है जिसको आप फ्राई सिंड्रोम या गेस्टेटरी स्वेटिंग कहते हैं। अब जो ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व है मैंडिबुलर नर्व की पार्ट होती है, क्लियर, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से निकलती होती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में जाती होती है, और ये किसको सप्लाई करती है? ये आपके कहने का मतलब है पिन्ना को भी सप्लाई करती होती है, खास तौर पर एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस के इंटीरियर पार्ट को, और ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी लेके जाती है।
पैरोटिड ग्लैंड के पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से ब्रांचेस आ रही होती है जो कि 9th क्रेनियल नर्व होती है। क्लियर। और ये जो नर्व होती है ये कब कब इन्वॉल्व होती है? अगर किसी को टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट का डिसफंक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो आपको पेन होगा। फ्राई सिंड्रोम, गस्टेटरी स्वेटिंग होती है जिसमें जैसे आप खाना खाते हो तो आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर आप इसको ब्लॉक भी कर देती है अगर आपने कुछ सर्जरी करनी है। इसके बाद है कि जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है उसके साथ ये ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व जा रही होती है। अब जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। इसके बाद है अगर मैंडिबल को ट्रॉमा हुआ है, मोस्ट कॉमनली इसका कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो जाता है। क्लियर। और मैंडिबल का ट्रॉमा हुआ है, लोअर टीथ और चिन की सेंसेशन गायब हो गई है। लोअर टीथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोअर टीथ और चिन की सेंसेशन, लोअर मतलब इंफीरियर, टीथ मतलब एल्व्यूलर, तो लोअर टीथ को सप्लाई करने वाली इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व होती है जो चिन को भी इनर्वेट करती होती है। क्लियर। ठीक हो गया। यानी जब भी आपको कुछ चोट शोट लगेगी, मैंडिबल को चोट लगेगी, कोई कोई मुक्का शुक्का लग गया तो उस केस में इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व डैमेज हो जाएगी और लोअर टीथ और चिन की सेंसरी सप्लाई गई। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ये सारी हम एनाटमी पढ़ रहे हैं हेड एंड नेक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी है। आई नो बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं ग्लिनॉइड फोसा। अब ग्लिनॉइड फोसा इज अ पोर्शन ऑफ, अब सारे फोसा आ रहे हैं, अब सारे के सारे फोसा मैं दिल तो कर रहा है कि मैं सारे फोसा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मेरी खुद एनाटमी इतनी कमज़ोर है तो मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको। ओके। अब जो ग्लिनॉइड फोसा होता है ना, ग्लिन एक होता है जीनियो। जीनियो का मतलब होता है आपका चिन। ग्लिनॉइड ये समथिंग इज रिलेटेड टू शोल्डर, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट, वैसे ये ग्लिनॉइड शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं, स्कैपुला को बोलते हैं। क्लियर। तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट फोसा के बारे में। तो जो ग्लिनॉइड फोसा होता है वो किसका पार्ट है? वो स्कैपुला का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्कैपुला का पार्ट है। इसके अलावा जो मैंडिबुलर फोसा होता है, अब देखो ना फोसा होता क्या है। पहले बात है कि फोसा क्या होता है। फोसा एक डिप्रेशन होता है जिसके अंदर दूसरी बोन आके फिट हो जाती है। लाइक जो ग्लिनॉइड फोसा है ना उसमें ह्यूमरस फिट हो जाएगी। मैंडिबुलर फोसा टेम्पोरल बोन का पार्ट है लेकिन इसके अंदर आपका मैंडिबल फिट हो जाता है। इसके अलावा आपका इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, अब नाम पे फोकस करो, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा यानी टेम्पोरल बोन के नीचे पड़ा हुआ है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो एक इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में मैस है जो कि मिडल क्रेनियल फोसा को इरोड कर रहा है। तो कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है? अब जो इंफीरियर मिडल क्रेनियल फोसा ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड और टेम्पोरल बोन से बनता है, तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड को इरोड कर देगा। क्लियर। ठीक हो गया। तो अगर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में कोई स्ट्रक्चर है तो वो ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड को इरोड कर देगा। क्लियर। और जो पिट्यूटरी एडिनोमा है वो किसको इन्वेट करेगा? वो भी सफिनॉइड बोन को इन्वेट करेगा, क्योंकि सफिनॉइड बोन के अंदर सीला टर्शिका होता है, पिट्यूटरी फोसा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको सुप्रा क्लैविकुलर फोसा में स्वेलिंग आ रही है, जब भी वो खांस रहा है और उसको गन शॉट इंजरी हुई थी, तो गन शॉट इंजरी हुई थी और सुप्रा क्लैविकुलर फोसा में स्वेलिंग आ गई है। ठीक हो गया। अब एक बात रट्टा मारना, सुप्रा क्लैविकुलर फोसा के अंदर लिम्फ नोड्स होती है और एपेक्स ऑफ लंग्स होती है। तो इसका मतलब है अगर इंजरी सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर है, प्लूरा के सुपीरियर पोर्शन के अंदर है, तो फिर क्या होगा? हीमाटोमा बनेगा और जब भी वो पेशेंट खांसेगा तो स्वेलिंग आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद ट्राइजेमिनल गैंग्लिया होता है। जो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया ये कहाँ पड़ा होता है? जो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर होता है, और जो पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड ये मिडल क्रेनियल फोसा बनाते होते हैं। जो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया होता है ना, ये एक कैविटी के अंदर पड़ा होता है जिसको आप मैकल्स केफ भी कहते होते हैं, और इससे ऑफ्थैल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर नर्व निकलनी होती है। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हेड एंड नेक की एनाटमी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह अल्लाह करके एनाटमी खत्म हो गई है। तो आगे चलते हैं।